ओके, द नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, रिस्क रिलेटेड टू प्रोसेस मैच्योरिटी. डू यू हैव मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? रिस्क ड्यू टू प्रोसेस मैच्योरिटी. हैव यू एस्टेब्लिश अ कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क? आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस का फ्रेमवर्क डिफाइन है कि कब हमने क्या करना है. कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं विच वी हैव टू परफॉर्म. इज इट फॉलोड बाय प्रोजेक्ट टीम? जो आपने फ्रेमवर्क बनाया है, क्या प्रोजेक्ट टीम उसको फॉलो भी कर रही है या हर कोई अपने एंड से ठीक है जो है वो अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली काम कर रही है? डू यू हैव मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क में? ठीक है, यूजुअली होता ही है कि जब आपकी मैनेजमेंट होती है दैट इज नॉन टेक्निकल, जो सीईओ लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो मार्केटिंग सेल्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. अब वो क्या करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती. टेक्निकल नॉलेज किससे होती है? जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. तो आर्ग्यूमेंट और क्लैशेस कब शुरू होते हैं? जब दो अलग पर्सपेक्टिव के लोग अलग अलग बातें, ज़ाहिर है जब दो अलग अलग फील्ड है तो उनके पर्सपेक्टिव भी अलग होंगे, माइंडसेट भी अलग होगा, तो वहां पे क्लैश आना शुरू होगा. जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे आर अज्यूमिंग समथिंग एल्स, और जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो टेक्निकल यूजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, वो क्या कर रहे होंगे, वो आपके पास टेक्निकल एंड पे जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे. जबकि अपर मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट है, उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मेन टास्क है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो वो हर चीज में फिर प्रॉब्लम और क्लैशेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. डू यू हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू एसक्यूए? क्या आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर परफॉर्म करने की कुछ प्रोएक्टिव अप्रोचेस हैं? मतलब आपने पहले से ही एसक्यूए जो है वो प्लान किया है, स्टार्ट से ही हम कैसे प्रोजेक्ट में क्वालिटी एश्योर कर सकते हैं, या वी हैव टू वेट फॉर द कोडिंग फेज? ठीक है, तो क्या आपके पास पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर करने के लिए? डू यू कंडक्ट फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज? रिव्यूज वगैरह का कॉन्सेप्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि रिव्यूज कब करने, कैसे करने? आर केस टूल्स यूज फॉर एनालिसिस, डिजाइन एंड टेस्टिंग? डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपके पास डिफरेंट केस टूल्स मौजूद हैं. कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास क्या हो कि हर चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंट और स्क्रैच से करने के बजाय यू हैव टूल अवेलेबल. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उन टूल्स को यूटिलाइज करके जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको एनालिसिस भी कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं. अब तो कोडिंग के भी टूल्स आ गए. बैक एंड पे आपने क्लासेस डिफाइन कर दी, वो ऑटोमेटेड कोड खुद से जनरेट कर देगा. टेस्टिंग के भी जो है वो आपके पास टूल्स हैं जो ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा होता है खुद से. तो आपका वो जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो मिनिमाइज हो जाती है. आर द टूल्स इंटीग्रेटेड विद वन अनदर? अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपने हर चीज के लिए टूल्स यूज किए हैं, एनालिसिस के लिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, ठीक है, आपने एक फॉर्म टाइप दे दिया कस्टमर को और उसमें आपने सारे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म की बेसिस में आपने पूछ लिया, और कस्टमर उन्हें यस नो पे या जो आपने पॉसिबल आंसर दिए उसकी बेसिस पे आपको आंसर कर रहा है. जैसे ही उसने टूल के थ्रू आंसर किया, वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में आपके पास लिस्ट डाउन होगा कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर. अब उसी रिक्वायरमेंट को आपने एनालिसिस करना है और उन्हीं को देखकर आपने डिजाइन बनाना है. तो एनालिसिस के लिए भी एक टूल है और डिजाइन के लिए एक अनदर टूल है. तो क्या ये टूल आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड भी हैं, या मैंने जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ली पहले उनको मैंने एनालिसिस के रिक्वायरमेंट से के रिस्पेक्ट से किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं उसको वहाँ पे दोबारा से एंट्री करूंगी? या वो इंटीग्रेट हैं एक दूसरे के साथ कि वही रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस और डिजाइन वाले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं? तो क्या टूल आपस में इंटीग्रेटेड हैं, या हर टूल के लिए जब हमें अलग अलग काम करना है तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करें? अगर इंडिपेंडेंट काम करें तो फिर हर टूल के लिए वही जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमने रिक्वायरमेंट टूल से ली, फिर एनालिसिस में जाके मैन्युअली मुझे एंटर करने पड़ेंगे, अगर इंटीग्रेटेड नहीं है तो. और बेस्ट वे इज दैट कि इंटीग्रेशन हो.
ठीक है। जैसे और इसकी एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकती हूँ, जैसे अब क्या था, इससे पहले वाले सेमेस्टर में एलएमएस और जूम आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे, तो होता क्या था कि दोनों इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। उसमें से हर कोई जो है मीटिंग आईडी आपने फॉरवर्ड कर दिया और हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अब क्या है कि जूम और एलएमएस आपस में इंटीग्रेटेड है। तो होगा क्या कि जब लॉग मेंटेन हो रहा होगा, तो लॉग जैसे मैं आपसे कह रही होती हूँ कि ठीक है अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट भी है तो मैं लॉग से देख लूंगी, तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने लॉगिन किया है तो वो टाइम और ड्यूरेशन के साथ लॉग बता रहा होता है कि लेट्स से स्टूडेंट आईडी दिस, स्टूडेंट नेम दिस, ईमेल आईडी दिस, और इन्होंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये मीटिंग ज्वाइन की। तो ये क्या, इंटीग्रेशन होने से रिपोर्ट जनरेशन में आसानी हो गई। अगर मैं कोई चीज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको वहां पे एलएमएस के थ्रू, क्योंकि एलएमएस ने क्या किया, जूम को अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया। और अब एक फीचर हम ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि अटेंडेंस जो है ये भी चीज हो सकती है फ्यूचर के लिए कि ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन मतलब ये कि जिस जिस यूजर ने वहाँ पे टाइम फ्रेम भी लग जाए, कि अगर 120 मिनट की क्लास है तो 100 मिनट से ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो थ्रू आउट लॉग इन रहा है, उसने ज्वाइन किया, अटेंड किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस मार्क कर दे। तो ये इंटीग्रेशन से ये फायदा होता है। और अगर इंटीग्रेशन नहीं होगी तो फिर आपको हर चीज मैनुअल करनी पड़ेगी, और जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जूम और एलएमएस इंटीग्रेट नहीं था, अब इंटीग्रेट है। अब होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर में ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस की जो मैं बात कर रही हूँ हो सकता है ये भी हो जाए। तो ऐसा ऐसा जब आप लर्निंग फेज में होते हैं, फर्स्ट फेज में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करके आप देख रहे होते हैं कि हमें क्या बेनिफिट वी कैन गेन। Have document formats have been established? क्या डॉक्यूमेंट्स बनानी है, उस डॉक्यूमेंट्स के कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं, कुछ टेम्पलेट है जो हमने फॉलो करना है, या जिसका जो दिल चाहा बस उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे दिल चाहा लिखना स्टार्ट कर दिया, या कोई ऐसे फॉर्मेट है, कुछ फॉर्म है जिसकी बेसिस पे डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे हमने एसआरएस का टेम्पलेट फॉलो किया, प्रोजेक्ट जो है हमने प्रपोजल सबमिट करवाने का जो स्कोप डॉक्यूमेंट थी उसका एक टेम्पलेट फॉर्मेट फॉलो किया। तो क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, या कोई फॉर्मेट नहीं है? जब फॉर्मेट नहीं होता ना तो फिर हर कोई अपने अपने एंड पे काम कर रहा होता है, और फिर जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन के टाइम पे फिर प्रॉब्लम आती है। टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क क्या क्या आ सकते हैं? जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करें क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई तो नहीं है? नहीं है तो अगेन फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। पहले तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिर उसी की बेसिस पे फिर आप उसको उस पर काम कर सकते हैं। आर न्यू एल्गोरिथम्स इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड? जो नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके लिए कोई नए एल्गोरिथम्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर होंगे तो पहले आपको उन एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज न्यू और अनप्रूवन हार्डवेयर इन्वॉल्व? क्या कोई नया हार्डवेयर है, कोई नया और ऐसा हार्डवेयर जो अभी तक अनप्रूवन, जो अभी तक आपने पहले यूज नहीं किया हो, अब जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो फिर उसको यूज करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब चीजें भी आपको फिर देखनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डज द एप्लीकेशन इंटरफेस विद न्यू सॉफ्टवेयर? जब आप नए सॉफ्टवेयर को उस नई टेक्नोलॉजी पे मैप करना चाह रहे हैं तो वो इजीली आपस में इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? इज अ स्पेशलाइज्ड यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड? अगेन जो यूजर इंटरफेस है वो क्या नॉर्मल होना चाहिए या स्पेशल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वो फिर आप क्लासेस ऑफ यूजर्स को माइंड में रखते हुए डिजाइन करेंगे। इज द एप्लीकेशन रेडिकली डिफरेंट? जो नई एप्लीकेशन आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो प्रीवियस से डिफरेंट है या वैसी सेम है, और अगर डिफरेंट है तो कहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स डिफरेंट है? आर यू यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स? कोई नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेथड आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वही थ्रू आउट जो आपकी पॉलिसीज चल रही है आप उनको फॉलो कर रहे हैं? Are you using unconventional software development methods such as formal methods, AI-based approaches, and artificial neural networks? ठीक है, ये जो एडवांस्ड एल्गोरिथम्स हैं आपके पास, आप इनमें से कोई फीचर अपने पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जैसे बिग डेटा भी आ सकता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो आप उससे रिलेटेड कुछ जो है वो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आर देयर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स? परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे या जब डेटाबेस का साइज बढ़ेगा तो क्या उससे आपके
एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस तो इफेक्ट नहीं होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। इज देयर डाउट द फंक्शनैलिटी रिक्वेस्टेड इज डूएबल, जो फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है वो पॉसिबल भी है या नहीं, आप वो चीज़ बना भी सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हो या नहीं बना सकते, अदर दिस टेक्नोलॉजी इज सुटेबल फॉर सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और नॉट, वो फंक्शनैलिटी उससे जो है वो एक्सेप्टेड भी है या नहीं है। अच्छा जी, पीपल से रिलेटेड क्या रिस्क आ सकता है? आर द बेस्ट पीपल अवेलेबल, डज स्टाफ हैव द राइट स्किल्स, आर इनफ पीपल अवेलेबल, जितने लोग चाहिए उतने ही अवेलेबल है नहीं है, और स्टाफ कमिटेड फॉर एंटायर ड्यूरेशन, ऐसा तो नहीं कि बीच टाइम पे छोड़ के चले जाएंगे। विल सम पीपल वर्क पार्ट टाइम, क्या उनमें से कोई पार्ट टाइम भी काम कर सकता है या फुल टाइम पे आपने उनको हायर किया हुआ है? तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट जो है वो दे रही होती हैं आपके प्रोजेक्ट पे। डू स्टाफ हैव द राइट एक्सपेक्टेशन, स्टाफ की अपनी एक्सपेक्टेशंस भी राइट है, ऐसा तो नहीं दे आर एज्यूमिंग प्रमोशंस वेरी सून कि अब हमने आज ज्वाइन किया, अगर विद इन 2 मंथ या 3 मंथ ये काम अचीव कर ले तो हमें प्रमोट कर दिया जाए, हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाए या हमें बोनसेस मिल जाए, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आर दे राइट? हैव स्टाफ रिसीव नेसेसरी ट्रेनिंग, क्या स्टाफ को जो नेसेसरी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, अगर कर रही है तो कैसे कर रही है, कोई वर्कशॉप के थ्रू कर रही है या 1-to-1 ट्रेनिंग हो रही है, या जिसको जो रिक्वायर्ड है उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसका भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कितनी कॉस्ट एसोसिएट होगी, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन। विल टर्न ओवर अमंग स्टाफ बी लो, टर्न ओवर मीन्स बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ के तो नहीं जा रहे, बहुत जल्दी जल्दी स्विच तो नहीं कर रहे। ठीक है, एक हमारे पास एक नॉर्मल फिनोमेना ये कि जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहें, बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग ना करें। ठीक है, हम ये कह रहे होते हैं कि जब आप बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग कर रहे हैं, बहुत इनकंसिस्टेंट है, तो उसका आपकी सीवी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जब नई जगह जाएंगे तो वो पूछेंगे कि आपने यहाँ पे काम किया, आफ्टर 2 मंथ छोड़ दिया, यहाँ काम किया 3 मंथ छोड़ दिया, तो फिर आप हमें कब छोड़ेंगे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सेशन होते हैं इंटरव्यू सेशन पे। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं, लोग हायर हो रहे हैं फायर हो रहे हैं, हायर हो रहे हैं फायर हो रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा, कि उसका एनवायरनमेंट इतना फ्लेक्सिबल नहीं है या वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि लोग वहाँ पे कंसिस्टेंट रह सकें। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत जल्दी जल्दी लोग बहुत फ्रीक्वेंटली छोड़ के ना जाएं। रिकॉर्डिंग रिस्क इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब हम रिस्क इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो किस तरीके से कर रहे होते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम आता है, लेट्स से यहाँ पे उन्होंने क्या किस तरीके से दिया, प्रोजेक्ट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फॉर XYZ सिस्टम। रिस्क टाइप क्या है, रिस्क की टाइप बताएंगे, वो किस कैटेगरी से रिलेटेड रिस्क है, स्केजुअल रिस्क है, और उसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 इज फॉर लो और 5 इज फॉर क्रिटिकल, यहाँ पे क्या प्रायोरिटी है, 4, यानी कि हाई की तरफ हम इसको कह रहे हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, अब रिस्क फैक्टर इन्होंने रिमाइंड किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन विल डिपेंड ऑन टेस्ट्स, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है वो डिपेंड कर रही है आपके टेस्ट केसेस पे, विच रिक्वायर हार्डवेयर कंपोनेंट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, जो आप हार्डवेयर डेवलप कर रहे हैं उन कंपोनेंट्स को आपने टेस्ट करना है, और वो टेस्ट तभी होंगे जब वो डेवलप हो जाएंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट डिलीवरी में भी डिलेड, और क्या है यहाँ पे, हार्डवेयर के जो कंपोनेंट आप जो डिजाइन कर रहे हैं उनकी डिलीवरी हो सकता है लेट हो जाए, जाहिर है फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी लेट होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर कंपोनेंट की टेस्टिंग पर। जब हार्डवेयर कंपोनेंट टेस्ट होगा उसके बाद ही आप जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। बट यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, रिस्क इज दैट कि हार्डवेयर कंपोनेंट डिलीवरी में भी डिलेड, हार्डवेयर से रिलेटेड जो डिलीवरी है वो लेट हो सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, यानी कि डिले होने के चांसेस कितने हैं, 60% चांसेस है कि हार्डवेयर की जो डिलीवरी है वो लेट हो जाए। इम्पैक्ट क्या होगा, project completion will be delayed for each day that hardware is unavailable for use in software testing। टेस्टिंग करने के लिए जब जब हार्डवेयर अनअवेलेबल होगा, जितने डेज उतनी देर ही आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक्सटेंड होती चली जाएगी, यानी कि जितना टाइम हार्डवेयर को लगेगा उतना ही टाइम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन
is waiting for hardware component completion. Monitoring, monitor कैसे करेंगे आप? Scheduled milestone reviews with hardware group. हार्डवेयर ग्रुप जो लोग हार्डवेयर डिजाइन कर रहे हैं, आप उनके साथ रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें, स्केड्यूल करें और थ्रू आउट मॉनिटर करते रहेंगे कितना % हार्डवेयर कंप्लीट हो गया है, कितना डिले हो सकता है और कितना रह गया है। कंटिजेंसी प्लान क्या होगा? ऑल्टरनेट प्लान या प्लान बी, मॉडिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी टू अकोमोडेट डिले यूजिंग सॉफ्टवेयर सिमुलेशन। आप क्या कर सकते हैं? आप टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं उस डिले को अकोमोडेट करने के लिए बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर सिमुलेशन। ठीक है, आप सिमुलेशन अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हार्डवेयर नहीं हो रहा जनरेट जब तक कंपोनेंट, जब तक हम सॉफ्टवेयर सिमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग करें, कि हम सॉफ्टवेयर की बेसिस पे ही एक सिमुलेशन वर्जन बना लें कि ये हार्डवेयर होगा और उस सिमुलेशन वर्जन को हम टेस्ट करें, ताकि जब तक हार्डवेयर नहीं हो रहा कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग स्टार्ट हो सके। एस्टिमेटेड रिसोर्सेज कितनी है? 6 एडिशनल पर्सन्स मंथ बिगिनिंग इन जुलाई। और इस काम के लिए सॉफ्टवेयर सिमुलेशन हमें क्योंकि करना पड़ेगा, वी हैव अनदर प्लान, तो उसके लिए हमें और एडिशनल रिसोर्सेज हायर करनी पड़ेंगी नए मंथ में। सो दैट इज रिकॉर्डिंग रिस्क इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास रिस्क जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इस तरीके से आप रिस्क को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो। ओके, प्रोबेबिलिटी जो है वो तो आपके पास थ्रू मॉनिटरिंग आई ना। आप मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और प्रोजेक्ट के साथ साथ मतलब इससे ही हमें पता चला है कि जो प्रोजेक्ट है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, दोनों चीजें। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन प्रोजेक्ट के जो है वो कुछ फीचर्स को हमें टेस्ट करना है एंड दैट फीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, बट हार्डवेयर अंडर जो है वो डेवलपमेंट है। बट हम ये चीज देख के कर सकते हैं कि डिले हो सकता है, तो ये तो थ्रू मॉनिटर होगा ना, जब आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। आवाज आ रही है क्लास? ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? थ्रू मॉनिटरिंग और थ्रू एक्सपीरियंस एज वेल। जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं तो ये एस्टिमेशन की बेसिस पर है कि हाउ वी कैन एस्टिमेट। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत होती है जो यहाँ पे स्लाइड में नहीं है, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी? लेट्स से इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, कल जैसे बारिश हुई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 6 आवर्स 7 आवर्स की, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिले आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ये इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट नहीं, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इसके अलावा और क्या एनवायरमेंटल फैक्टर आ सकते हैं? आपका सर्वर डाउन हो गया हो किसी भी इशू की वजह से, तो उसकी वजह से भी आप
विद इन जो टाइम फ्रेम है उस पर काम नहीं कर सकते, कोई की रिसोर्स छोड़ के चली गई, ठीक है, या आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वो डाउन हो गई, ठीक है। तो एनवायरमेंटल चीजें भी बहुत ज्यादा जो है रिस्क, एनवायरमेंटल से रिलेटेड रिस्क भी जो है वो हमेशा आपके पास एसोसिएट होते हैं। अगर 3 दिन तक लगातार ऐसी तेज कंटिन्यूस बारिश होती रही तो जाहिर है कोई काम पे नहीं आएगा, फिर काम पे नहीं आएगा तो भी डिले हो सकता है। तो ये सब चीजें भी आप माइंड में रख रहे होते हैं। जी क्लास, और कोई क्वेरी है? एग्जैक्टली लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट होती है वो मतलब, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने किसी को कुछ पे कर दिया और पे करने के बाद मैं कहूँ कि ठीक है मैं मुझे अब नहीं चाहिए, तो उस पर भी फिर कुछ जो है वो आपको अमाउंट पूरा थोड़ी मिलेगा। वो पहले से डिफाइन होता है कि अगर आप किसी भी टाइम पे आपने बैकआउट कर दिया तो फिर उसका कितना % आपको मिलेगा, लॉस कितना होगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको हम कह रहे होते हैं कि चांसेस कम होने से, इतने ज्यादा जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हो बिल्कुल सकता है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है। जी क्लास, और कोई और क्वेश्चन है? और फीचर से रिलेटेड भी बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, फीचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, कस्टमर जो चीज़ बनवाना चाह रहा था वो चीज़ जो है वो एंड प्रोडक्ट में जो है वो चीज़ डिलीवर नहीं हुई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, वैलिडेशन कितनी हो रही है, ठीक है। अगर आपने वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया है तो उसमें फिर जो है वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क बहुत हाई होगा, क्योंकि आपने इनिशियल फेज पे कस्टमर से कम्युनिकेट किया था और उसने अपनी रिक्वायरमेंट दी थी, और उन रिक्वायरमेंट की बेसिस में फिर आपने एनालाइज किया, डिज़ाइन किया, और एंड फेज पे जाके जब कोई वर्किंग प्रोजेक्ट हुआ आपने कस्टमर को दिखाया, वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन चांसेस बहुत कम होंगे, तो दैट इज अनदर रिस्क, ठीक है, वो भी रिस्क हो सकता है। सो एनीथिंग विच इज अनसर्टेन इट कैन बी रिस्क। जिस चीज को लेकर आपके पास कोई प्रॉपर जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, या 100% जो है आप जो है वो श्योर नहीं है, जब श्योरिटी नहीं है तो दैट इज रिस्क। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है क्लास? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई रेस्ट टेबल मिल जाए, ठीक है, एक अच्छा रेस्ट टेबल जहाँ पे रेस्ट प्रॉपर जो है वो रिकॉर्डेड हुआ हुआ। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, अटेंडेंस के बाद फिर ऐसा करते हैं कि अच्छा, आप लोगों की क्लास है, इस क्लास के बाद कोई? जी, रेस्ट टेबल भी ऐड करना होगा। कितने बजे है क्लास? कब है क्लास, कितने बजे है बेटा? ये क्लास तो हमारी 11:30 11:40 पे एंड हो जाएगी, इसके बाद फिर कब है क्लास आप लोगों की टाइमिंग? 11:45 फॉरन? अच्छा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्विज लेना था। चले, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है, अटेंडेंस लेने के बाद हम एक सेशन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम 11 बजे मैं आपको क्विज दे दूंगी, और विद इन 30 मिनट्स तो बहुत है, बल्कि 11:15 बजे तक मैं आपको क्विज दे दूंगी, आप 15 to 20 मिनट में क्विज कंप्लीट करके सबमिट करवा दीजिएगा।
नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है और हमारे पास अभी तक 3 क्विजेस हुए, पर एटलीस्ट 5 तो होने चाहिए। एससी की नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को ही होगी। फ्राइडे को ऑफ थोड़ी है। ठीक है मैम, अभी मैं फिलहाल अटेंडेंस ले लेती हूँ। मिड के मार्क्स रीचेक क्यों करवाने हैं आपको? मिड के मार्क्स तो मैंने बहुत लीनियंसी के साथ चेक किए हैं। अच्छा देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है कि इस पर देखने में लग रहा होता है कि बहुत आसान कोर्स है और इसमें थ्योरी ही है, बट टेक्निकली इतना आसान नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है और आप उसमें कुछ भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन उसमें भी क्वालिटी मैटर करती है कि आपने जो चीज़ जितने अच्छे से डिफाइन की उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। यूजुअली स्टूडेंट नहीं समझ होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स तो बहुत आसान है, बगैर पढ़े बगैर क्लासेस लिए एक दफ़ा लेक्चर को गो थ्रू करके हम कोर्स निकाल लेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें मार्क्स मिलना भी इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे होते हैं कि हाँ ठीक है हमें आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, अटेंडेंस जिस स्टूडेंट का नेम लो वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें। मोहम्मद जैन, मोहम्मद जैन एब्सेंट है। शुजा अहमद सिद्दीकी। ओके फैजान, मैं अभी इसका रिमाइंडर आप मुझे व्हाट्सएप पे करवा देते हैं ना, मैं अभी कर देती हूँ शेयर व्हाट्सएप पे भी। शुजा अहमद भी एब्सेंट है। मुबशर हुसैन, मुबशर हुसैन एब्सेंट। अफनान रऊफ, महबूब अहमद, हुसैन इसहक, मोहम्मद फवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, मोहम्मद हसान, मैसम अब्बास, मैसम अब्बास एब्सेंट। शहजाद हसन, शहजाद हसन। शहजाद आप ड्रॉप हो जाएंगे, शहजाद को बता दीजिएगा। मोहम्मद अदनान अलीम, उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाफ, आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली भुट्टो, सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, सलाइकीन मुश्तबा, मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, ईसार अहमद 8989, रोशनी, इसरार अहमद, सबियुद्दीन,
सरप्राज जाहिद, अब्दुल बारी, रवाहा मोहम्मद, शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, अहमद अली, मोहम्मद उस्मान, शामा मारूफ, हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, तलहा सिद्दीकी, वहाज, फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीफ, उसामा शाहिद, मोहम्मद सादिक। Okay, attendance mark for me today is 27. So, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस मार्क हो गई। ओके, ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, 6 मिनट्स रह गए। जैसे ये मीटिंग एंड होगी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज CMMI, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें हम देखेंगे बेसिकली क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल है कि थ्रू आउट हमने कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो करने हैं और उसको किस तरीके से हमने काम करना है। ब्रेक ऐसे करते हैं, 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, 20-22 हो रहे हैं, 10:30 पे स्टार्ट करते हैं और 10:30 से फिर हम एक सेशन और लेंगे और उसके बाद फिर लास्ट सेशन में क्विज। कोई टॉपिक कुछ भी हो सकता है जो आज हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करना चाह रही थी। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हमारे पास एक क्लास और है जो लास्ट क्लास है फ्राइडे को। ठीक है, तो क्लास हमारे पास टॉपिक तो CMMI रह गया है और एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं। सो हम क्लास में भी ले सकते हैं या हम वीकडेज में भी ले सकते हैं, लाइक ट्यूसडे और थर्सडे एज वेल। वेडनेसडे को मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। बिफोर प्रोजेक्ट सबमिशन आपने SRS सबमिट करना है। सैलून फाइंडर में पहले सभी और बिलाल थे, फिर एकदम से शहजाद हसन आ गए और शहजाद वैसे ही गायब है। अच्छा, सारे ग्रुप्स ने अपनी एंट्री जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है, ग्रुप टाइटल नेम एंड ग्रुप मेंबर्स नेम।
व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा एसआरएस। जब आपकी जिस दिन इवैल्यूएशन में स्केड्यूल करूं उससे एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा वर्ड फॉर्मेट पे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, कल कुछ प्रेजेंटेशंस कुछ कल रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। जी हसन, कल क्लास है, तो कल क्लास कब से कब तक है? ऐसे टाइम देखेंगे ना जिसमें क्लास ना हो। 20 to 20 मिनट 20 to 25 मिनट्स के एक ग्रुप की इवैल्यूएशन होगी। मेल करा था क्या व्हाट्सएप पे सेंड किया था? फ्राइडे क्लास में सारे प्रोजेक्ट बच्चे पॉसिबल नहीं है ना, सारे ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है। फ्राइडे में वैसे ही कम टाइम होता है और फ्राइडे इज द लास्ट डे, उसके बाद ईद है और 3 अगस्त से पहले पहले जो है वो सेशनल के मार्क्स अपलोड करने हैं सेशनल में। तो ईद के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो इवैल्यूएशन हम ले नहीं सकते। अच्छा, कल कौन कौन दे सकता है और थर्सडे को कौन कौन से ग्रुप दे सकते हैं? कल कितने लोग विलिंग हैं? सबकी तब थर्सडे को भी नहीं हो सकती, हमें डिवाइड करना पड़ेगा कुछ 2 डेज में। अच्छा चलिए, इसको फिर देखते हैं हम। टोटल ग्रुप्स हैं कितने? अगर हम 20 मिनट या 25 मिनट भी एक ग्रुप को दें। हाँ, हम शाम में भी कर सकते हैं। कल भी रख सकते हैं 3 से 4। दो दो प्रेजेंटेशन कल हो सकती हैं, 3 से 3:30, एक 3:30 से 4, और इसी तरह 4 से 4:30 भी कर सकते हैं। बच्चे टाइमिंग तो मैं अनाउंस कर दूं, बट मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट के क्लैशेस हो गए क्लासेस के साथ। कल कितना स्टूडेंट की क्लासेस नहीं है ऐसे तो कोई भी नहीं बताएगा। मैम कल है, और कल मेरी मैम एक्चुअली इवैल्यूएशन भी है एसक्यूए की, तो मैं कल तो नहीं दे सकता मैम। अच्छा, और इसके अलावा मेरे मैम आप क्लास टाइम में ना रखें, क्लास मतलब टाइम 6 बजे के बाद रख लेना, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी।